नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अपना पराया उपन्यास का तृतीय अध्याय। लेखक रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जी की अन्य कहानियां और उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब सुरेश की दुल्हन बनकर लक्ष्मी अपनी ससुराल पहुंची। गांव की बहू बेटियों के साथ ही बुजुर्गों और बच्चों की भीड़ दुल्हन को एक नजर देखने के लिए जमा हो गई थी। छोटी सी गठरी बनी लक्ष्मी भीड़ भरे कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। महिलाएं आ आकर उसका घूंघट उठाकर भरपूर नजर देख जाती। उन्हें घूंघट उठाता देख बच्चे भी ताका झाकी करने लगते थे। बहू तो जैसे नाम की लक्ष्मी है वैसे ही रूप की भी। एक वृद्ध महिला ने टिप्पणी की तो कमला की प्रतिक्रिया तुरंत जाहिर थी। बस नाम और रूप की ही लक्ष्मी है, बाकी तो सब कंगाल है। गांव वालों के मुख से उसकी प्रशंसा की प्रतिक्रिया स्वरूप सास द्वारा ऐसा कटाक्ष लक्ष्मी को समझ में आ गया कि उसकी आगे की राह आसान नहीं होगी और अपनी सास के दिल में जगह बनाने के लिए उसे अथक प्रयास करना होगा। 3-4 दिन तो विवाह समारोह की औपचारिकताओं में ही बीत गए। अगले दिन ही पहाड़ की प्रथा अनुसार लक्ष्मी और सुरेश सीला भी हो आए। माँ ने सत्यनारायण की कथा रखी हुई थी। सब कार्य निपटाकर देर रात एकांत में माँ ने लक्ष्मी की ससुराल के बारे में पूछा। बेटी अपने घर में खुश रहे, इससे बड़ी आकांक्षा भला क्या हो सकती है एक माँ की। अपनी माँ की बात सुनकर लक्ष्मी मुस्कुरा दी थी। सब ठीक है माँ, धीमे स्वर से कहे गए थे ये शब्द। पंडिताइन को तृप्त कर गए। सुरेश का स्वभाव तो वैसे भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। अगले दिन जब सुरेश और लक्ष्मी वापस लौटे तो माँ ने यथाशक्ति उपहार और मिठाइयां लेकर चचेरे भाई को साथ में भेज दिया। हमारी इज्जत का थोड़ा सा तो ध्यान रखा होता समधी जी ने। इतनी सी मिठाई और कलेवा तो हमारे ही गांव के लिए पूरा नहीं होगा, आस पास के गांव में क्या बांटेंगे। कलेवा और मिठाइयों के टोकरे देखकर कमला बड़बड़ा रही थी। अरे राहुल सुन तो, तुझे कितने की पिटाई लगाई उन कंगालों ने। कमला ने सुरेश और लक्ष्मी के साथ गए छोटे बेटे से पूछा तो सुरेश से नहीं रहा गया। इतनी देर से माँ की बड़बड़ाहट सुनकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों बुरा भला बोलकर अपनी जुबान खराब कर रही हो माँ? वैसे तो इतना सब कुछ दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी कम पड़ेगा तो मैं और मंगवा दूंगा। सुरेश के जवाब ने जहां लक्ष्मी को तपती धूप में छांव का एहसास कराया, वहीं माँ के गुस्से को निराशा में बदल दिया। जब अपना ही बेटा अपना ना रहा तो कोई क्या करे। लेकिन कितने दिन रहेगा सुरेश गांव में? आखिर रहना तो बहू को हमारे ही साथ है। तब देखूंगी कौन साथ देता है इसका, कमला ने मन ही मन सोचा। सुरेश की प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए बहुत अधिक छुट्टी भी नहीं मिल पाई। बस 2 दिन और गांव में रहकर उसे मेरठ लौट जाना था। माँ मुंह की कड़वी जरूर है लेकिन मन की बुरी नहीं। उनकी बातें एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दोगी तो खुश रहोगी। नौकरी पर लौटने से पहले सुरेश ने समझाया तो लक्ष्मी ने भी सुरेश की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। इन कुछ दिनों में ही सुरेश समझ गया था कि लक्ष्मी रूप के साथ साथ गुणों की भी खान है। इतने कम समय में ही उसने घर बाहर सबका दिल जीत लिया था। ना जाने क्यों उसे विश्वास होने लगा था कि जल्दी ही लक्ष्मी उसकी माँ का स्नेह प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। लक्ष्मी भी जानती थी कि सुरेश कभी भी गलत बात में माँ का साथ नहीं देगा। घर परिवार के अन्य लोग भी लक्ष्मी से बहुत स्नेह करने लगे थे। बड़ा देवर राजेश अंतर्मुखी स्वभाव का होने के कारण अधिक बात नहीं करता था, लेकिन उसकी ननद रेनू और छोटा देवर राहुल तो हर समय उसके आसपास ही मंडराया करते थे। मायके से लौटने के बाद जब पहली बार उसने खाना बनाया तो ससुर जी ने तो तारीफ के पुल ही बांध दिए। बहू ऐसी मुलायम रोटी तो मैंने आज तक ना खाई, चैतराम जी ने बड़े प्रसन्न मन से कहा। लेकिन कमला का तो पारा ही चढ़ गया। हाँ हाँ, सारी जिंदगी मेरे हाथ का खाना खा और बहू के आए 2 दिन नहीं हुए कि सब भूलकर उसकी तारीफ करने लगे। सास ससुर की बहस सुनकर तो लक्ष्मी भी चेहरा छुपाकर मुस्कुरा दी। रेनू लक्ष्मी की हम उम्र तो नहीं थी, लेकिन दोनों की उम्र में बहुत कम अंतर होने के कारण स्वतः ही रेनू के रूप में लक्ष्मी को ननद के साथ साथ एक सहृदय सहेली भी मिल गई थी। और राहुल, उसका तो कुछ दिन तक स्कूल जाने का मन ही नहीं हुआ। किसी न किसी बहाने लक्ष्मी के पास बैठने और उससे बातें करने का बहाना ढूंढता। कभी उसकी लाल लाल चूड़ियां छूकर देखता, कभी पायल से खेलता। बस 7-8 दिन का साथ, उसमें भी अधिकांश विवाह के बाद के समारोह
पूजा इत्यादि में बीत गया। सुरेश लौट गया नई नवेली दुल्हन को अपने परिवार के बीच छोड़कर। ससुर जी और राहुल सारा दिन घर से बाहर रहते और राजेश अपनी पढ़ाई व मित्रों में व्यस्त। घर में रह जाते 3 प्राणी, कमला, लक्ष्मी और रेणु। कमला जरा जरा सी बात पर कटाक्ष करने से बाज न आती, लेकिन रेणु आंखों ही आंखों में इशारा कर लक्ष्मी की हिम्मत बढ़ाती। माँ के जाते ही रेणु अपनी भाभी की बाहों में झूलकर अपने सारे संताप हर लेती थी। धीरे धीरे लक्ष्मी ने घर का सारा काम अपने हाथों ले लिया। अपने शालीन व्यवहार और घर परिवार के कार्यों में दक्ष होने के कारण वह जल्दी ही सबकी चहेती बन गई। यूं तो साध्वी लक्ष्मी की सुघड़ता से मनी मन प्रसन्न थी, पर फिर भी घर के किसी भी काम में लक्ष्मी की प्रशंसा होती तो उसके पास बुराई करने को कुछ न कुछ रह ही जाता। मन में प्रधान जी की बेटी से सुरेश का रिश्ता ना होने की कसक अभी भी मौजूद थी, इसलिए लक्ष्मी को टोकने का कोई मौका वह कभी छोड़ती नहीं थी। कभी दान दहेज पर टिप्पणी तो कभी बहू के सलीके पर कटाक्ष, लेकिन लक्ष्मी ने कभी जवाब में अपना मुंह नहीं खोला। माँ की सीख आंचल में बांधे लक्ष्मी ने घर के सब लोगों को अपना बनाने का भरसक प्रयास किया। इस बार सुरेश 20 दिन बाद ही छुट्टी लेकर चला आया। रेणु ने भाई को कुछ ना कहा, लेकिन भाभी से चुगल करने का मौका न चुकी। भाभी, भैया को तो मुंहपाश में बांध लिया आपने। महीनों तक घर न आने वाले भैया देखो इस बार कैसे जल्दी घर चले आए। रेणु की बात सुनकर लक्ष्मी का चेहरा शर्म से लाल हुआ, निगाहें झुक गई। सुरेश के आने की खबर की खुशी ने उसके सौंदर्य को जैसे बहुगुणित कर दिया। 2 दिन घर पर रहकर सुरेश वापस चला गया। गांव के बड़े बूढ़ों से लक्ष्मी की प्रशंसा सुनकर वह समझ गया कि उसका फैसला गलत नहीं था। एकांत मिलने पर जब सुरेश ने लक्ष्मी से घर के सदस्यों के व्यवहार के बारे में पूछा तो गिनती के 2 शब्द बहुत अच्छा कह उसने नजरें झुका ली। सुरेश सोच रहा था कि लक्ष्मी कम से कम माँ के व्यवहार की शिकायत उससे अवश्य करेगी, और माँ उसने कुरेदना चाहा। जैसी सब माँ होती हैं वैसी ही, और लक्ष्मी खिलखिलाकर हंसती। वह समझ तो गई थी कि सुरेश क्या पूछना चाहता है, लेकिन उसने सोच लिया था कि इस छोटे से समय को वह कटुता से में भला क्यों गवाए। सुरेश तो बस उसका चेहरा देखता रह गया। विवाह के बाद पहली बार लक्ष्मी को खिलखिलाकर हंसते देखा था। लक्ष्मी के कांतिमय चेहरे पर मोतियों की सी आभा बिखेरती शुभ्र दंत पंक्ति देखकर उसे लगा जैसे उसने इससे पहले कभी लक्ष्मी के बाहरी सौंदर्य को ध्यान ही नहीं दिया था। सुरेश को यूं अपलक अपने और निहारते देख लक्ष्मी ने शर्माकर अपनी निगाहें झुका ली। गदगद सुरेश ने हाथ आगे बढ़ाकर बत्ती बुझा दी। सुखद मिलन का एहसास लक्ष्मी के रोम रोम में समा गया। समय अपनी गति से चल रहा था। 20-25 दिनों में सुरेश 2-3 दिनों के लिए घर आ जाता और उसके जाते ही लक्ष्मी की प्रतीक्षा की घड़ियां फिर आरंभ हो जाती। ऐसे ही 6 माह बीत गए। एक शाम पंदेरे पर लक्ष्मी को अनमनी सी देख उसकी चचिया सास से रहा न गया। उसने लक्ष्मी से कारण पूछा। जेठानी के कटु व्यवहार से तो वह भी भली भांति परिचित थी। जब वह स्वयं इस घर में ब्याह कर आई थी तो सास ससुर जीवित थे और संयुक्त परिवार था। उस समय भी कमला ने अपने बड़े होने का एहसास उससे बखूबी करवा दिया था। सुरेश की अनुपस्थिति में ना जाने कैसा व्यवहार करती होगी बहू के साथ। 1-2 बार लक्ष्मी से पूछना भी चाहा, लेकिन लक्ष्मी ने कभी सास के विरुद्ध एक शब्द ना बोला। ऐसी चुप चुप क्यों है बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? चाची पता नहीं क्यों कुछ दिनों से सुस्ती है। खाना खाने का मन नहीं करता, मसालों की गंध से जी मिचलता है। चाची को आश्चर्य हुआ। क्या हो गया उसकी जेठानी को? बहू में आया ये परिवर्तन दिखाई ना दिया? बेचारी लड़की आखिर किससे अपनी व्यथा कहे? यह सब सोचते हुए किसी अच्छी खबर की आहट उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। लक्ष्मी सिर झुकाए उंगली से कच्ची मिट्टी पर आकृतियां बना रही थी। चाची का मन उसके प्रति स्नेह से भर उठा। चाची लक्ष्मी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। स्पर्श की भाषा समझकर लक्ष्मी ने निगाहें उठाई। चाची के चेहरे पर घिराई मुस्कान का मतलब लक्ष्मी समझ नहीं पाई। चाची ने 1-2 सवाल और पूछा और जवाब सुनते ही लक्ष्मी को गले से लगा लिया। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है बहू, कुछ दिन ऐसे ही रहेगा फिर सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसमें खुशी की बात क्या है? लक्ष्मी सोच रही थी। उसको बेवकूफों की तरह अपनी ओर ताकते देख चाची हंसती। अरे माँ बनने वाली है रे तू। माँ? लक्ष्मी का चेहरा सुर्ख हो आया। सुरेश के साथ बिताए क्षण उसकी आंखों के आगे घूम गए। चाची ने उसे गले से लगा लिया। प्यार भरा स्पर्श लक्ष्मी को अपनी माँ की याद दिला गया। अब अपना ध्यान रखना बहू। चाची ने उसे गले से लगाया तो लक्ष्मी की आंखें भर आई। सुरेश को गए 20-25 दिन हो चुके थे। इसी बीच एक पत्र अवश्य आया था कि फैक्ट्री में काम बहुत है, इसलिए अब की बार घर आने में देर हो जाएगी।
इस शुभ समाचार को सबसे पहले सुरेश को देने का मन हुआ है लक्ष्मी का। चाची, अभी किसी से कहना मत, वे आएंगे तो सबसे पहले उन्हीं से को बताऊंगी। शर्माते लजाते लक्ष्मी ने अपने मन की बात चाची से कह डाली। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा, कहते हुए चाची ने पानी से भरी गागर लक्ष्मी के सिर पर रख दी और उसे जाते हुए देखती रही। कितनी सुशील और सुसंस्कृत बहू है, लेकिन इस हीरे की परख उसकी जेठानी को कहा। सोचते हुए चाची ने गहरी सांस ली। इस बार तो भैया ने हमारी भाभी को बहुत परेशान किया। आने दो भैया को, मैं कहूंगी उनसे। ऐसे कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इतने दिन के लिए अकेले छोड़ जाता है भला? भाभी को विचारों में खोए देख रेनू ने शरारत से कहा। क्या बात है भाभी, माँ ने कुछ कहा क्या? आजकल चुप चुप रहती हो। रेनू की शरारत गंभीरता में बदल गई। नहीं रेनू, ऐसी कोई बात नहीं। क्या समझाए बेचारी रेनू को? नए प्राणी के सृजन की सुखद अनुभूति तो वह क्या समझ पाएगी। इस अनुभूति को नव सृजन के साझीदार से बांटने की व्यग्रता से प्रतीक्षा है लक्ष्मी को। कितने खुश होंगे सुरेश यह सुखद समाचार सुनकर। कहाँ खो गई भाभी? कहीं नहीं, चल उठ, ढेर सारे कपड़े धोने हैं, मेरे साथ पंदेरे पर चल, थोड़ा काम में हाथ बटा दे, कहते हुए लक्ष्मी उठ खड़ी हुई। रेनू ने महसूस किया कि कुछ दिन से भाभी उसकी मदद कुछ ज्यादा ही लेने लगी। शायद रेनू को घर परिवार का ज्यादा से ज्यादा काम सिखाना चाहती होंगी। उसने सोचा और भाभी के पीछे पीछे चल दी। दोनों कपड़े धोकर वापस लौटे तो 4 बजने को थे। राहुल स्कूल से लौटने वाला होगा और सास भी खेतों से वापस लौट रही होगी। उसने चूल्हा जलाने की तैयारी आरंभ कर दी। बाहर सास की आवाज सुनते ही चाय का पानी भी चूल्हे पर रख दिया। 2-2.5 मील चलकर स्कूल से घर लौटा राहुल भी भूखा होगा। वह भी तुरंत ही खाने को कुछ मांगेगा। यह सोच आटा गूंथकर एक तरफ रख दिया। लकड़ियां कच्ची व गीली थी शायद। रसोई में धुआं भरा गया। फूंक मारते मारते लक्ष्मी का दम निकल गया। आंखें धुएं के तीखेपन से लाल हो गई और पानी बहने लगा। धुएं की कड़वाहट मुंह से होते हुए पूरे तन में समा गई। लक्ष्मी को कहां पता था कि आंखों से बहता हुआ यही पानी अब उसकी नियति बनने वाला है। अचानक उसे बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी, साथ ही जोर जोर से रोने चीखने चिल्लाने की। घबराकर लक्ष्मी बाहर आई। उसे देखते ही चीखती चिल्लाती सास ने चील की तरह झपट्टा मारकर उसे बाहर खींच लिया। करमजली, तेरा दुर्भाग्य खा गया मेरे बेटे को। लक्ष्मी के सिर पर दोनों हाथों से प्रहार करते हुए लक्ष्मी की सास कमला चिल्लाई तो लक्ष्मी सक पका गई। उसकी कुछ समझ ना आया। जब तक वह कुछ समझ पाती, सास उसके माथे के सिंदूर पहुंच चुकी थी। लक्ष्मी सुन्न हो गई। उसकी आंखों से एक आंसू न निकला। बीच बीच में कुछ शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे और कुछ नहीं। जीप सवारियों से भरी थी। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और गांव के सामने वाले मोड़ पर ही जीप गहरी खाई में जा गिरी। ऐसे ही कुछ शब्द उसके कानों में पड़े। बरसों से जन्म पत्री देखकर सबका भाग्य बांचने वाले जोशी जी अपनी ही बेटी का भाग्य न पढ़ पाए, न ही पूजा अर्चना पर आसन्न विपत्ति को डाल पाए। सुबह मेरठ से निकला सुरेश जब कोटद्वार पहुंचा तो गांव जाने वाली एकमात्र बस निकल चुकी थी। एक ही जीप खड़ी थी और वह भी सवारियों से ठसाठस। घर जल्दी पहुंचने की उत्कंठा में सुरेश उसी जीप की छत पर बैठ गया। कुछ दूर चलकर वही जीप सवारियों के भार से असंतुलित होकर कई 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कमला दहाड़े मारकर रोने के साथ साथ लक्ष्मी को भी गालियां दिए जा रही थी। पल भर में ही पूरा गांव उनके आंगन में इकट्ठा हो गया। दबी जुबान से कई बड़ी बुढ़ियों इस विपत्ति की घड़ी में भी लक्ष्मी को अपशकुनी कहने से ना चुकी। लक्ष्मी तो पत्थर का बुद्ध बनकर जहां बैठी थी वहीं रह गई। एक वृद्धा ने आगे बढ़कर उसकी नाक से खींचकर लौंग उतारी तो एक बेचारी दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन जब लक्ष्मी के हाथों की चूड़ियां तोड़ी जाने लगी तो ना जाने किस कोने में खड़ा राहुल उससे लिपट गया। मत निकालो उन्हें, क्यों कर रहे हो मेरी भाभी के साथ ऐसा? भाभी की इस बदकिस्मत से अनजान राहुल दहाड़े मारकर रो दिया। राहुल के रुख से लक्ष्मी की चेतना जागी। राहुल को सीने से लगा। उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। मन का संताप आंखों से बह निकला। इस दारुण दृश्य को देख सभी की आंखें नम हो आई। एक को तो अपने वश में करके खा गई, अब इस पर कुदृष्टि डालेगी क्या? कमला ने बिलखते राहुल को लक्ष्मी के आगोश से छीन लिया। इधर लक्ष्मी के हाथ चूड़ियों के टूटने से लहूलुहान हो गए और उधर रोते रोते थक गए राहुल के क्रंदन की तीव्रता धीरे धीरे कम होती गई। देर शाम बेटी के दुर्भाग्य की खबर पंडित पंडिताइन को मिली तो वे तत्काल बेटी की ससुराल पहुंच गए। जब तक दोनों वहां पहुंचे घना अंधकार घिराया। तीव्र रुदन का स्वर अब सिसकियों में बदल चुका था। उनके पहुंचते ही एक बार फिर वातावरण में कोलाहल छा गया। माता पिता को सामने देखते ही लक्ष्मी के मन का बांध टूट गया। उसके करुण क्रंदन से माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया। अभी कुछ माह पहले ही तो दुल्हन बनकर घर से विदा किया था। कितनी सज रही थी यह भागन उस वेश में, और आज उसका कांतिहीन श्रृंगारहीन चेहरा उनके सामने था।
लगातार रोने से सूजी लक्ष्मी की आंखें, सूनी मांग और हाथों के घाव जो चूड़ियां उतारते हुए पड़ गए थे, आज उसके दुर्भाग्य की कहानी बयां कर रहे थे। बहुत प्यार से पंडिताई ने बेटी के लिए टेहरी गढ़वाल की नथ बनाई थी, जिसने लक्ष्मी की चेहरे की आभा को द्विगुणित कर दिया था। लेकिन आज उसकी नाक के सूने छिद्र ने उसकी जैसे कांति ही डस डाली। वैसे तो बहुत बड़े पंडित बनते हो, अपनी बेटी का दुर्भाग्य क्या जानबूझकर मेरे बेटे के सर मढ़ दिया? विलाप करते हुए कमला ने चिल्लाकर कहा। तो जोशी जी और उनकी पत्नी बुरी तरह चौंक उठे। अब यही आरोप लगना बाकी था। जन्म पत्री तो ठीक ही मिलाई थी। आखिर बेटी है उनकी, जानबूझकर उसका बुरा कैसे चाह सकते थे? 26 गुण मिल रहे थे दोनों के, पर चूक कहाँ हो गई? वह खुद भी तो बहुत हैरान थे। बेटी के दुगध से लाचार दंपत्ति के मुंह से आवाज ना निकली। उन्हें चुप देखकर तो कमला का क्रोध और भड़क उठा। हम तो पहले ही इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तुमने और तुम्हारी बेटी ने न जाने क्या जादू किया। उस अभागे की तो मति ही मारी गई। अब तुम्हारे कलेजे में पड़ गई ठंडक। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। ये क्या अंट बोले जा रही हो तुम? भला कौन माँ बाप अपनी बेटी का बुरा चाहते हैं? पत्नी के अनगरल प्रलाप से दुखी ही चैतराम जी ने ही हस्तक्षेप किया। फिर जोशी जी के कंधे पर हाथ रखकर चैतराम जी ने उन्हें सांत्वना दी। बुरा मत मनाइएगा। जवान बेटे की मौत का सदमा दिल में बैठ गया। समझते थे जोशी जी, जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो उसका संताप कैसा होगा, लेकिन उनकी बेटी की जिंदगी तो अब जीते जी मौत के समान थी। सुरेश की अंतिम क्रिया के अगले दिन पंडित पंडिताइन को घर वापसी की तैयारी करते देख कमला ने लक्ष्मी को भी अपना सामान बांधने को कह दिया। कैसी बात कर रही हैं समधन जी? हमारे समाज की रीत है कि बेटी एक बार मायके से विदा हो गई तो ससुराल में उससे उसकी अर्थी ही उठती है। पंडिताइन की आवाज कप-कपा गई। विधवा बेटी को मायके में बिठाकर रखने की कल्पना मात्र से ही वह सिहर गई। 3-3 बेटियां और हैं उनकी, कौन ब्याह करेगा उनसे? और फिर आर्थिक स्थिति भी तो अच्छी नहीं। अर्थी तो हमारे बेटे की उठा दी इसने। यहाँ रहेगी तो और भी ना जाने क्या क्या अपशकुन करेगी। इसकी छाया मैं अपने परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। जोशी दंपत्ति खामोश थे। समधन मान जाए ऐसे आसार नहीं दिखाई देते थे। उन्होंने सोचा फिलहाल तो लक्ष्मी को अपने साथ ले जाते हैं, बाद में जो होगा भगवान की इच्छा पर छोड़ देना ठीक है। लेकिन इस सारे वार्तालाप में देवदूत की तरह समधी चैतराम जी ने उन्हें एक बार फिर दारुण संकट से उबार लिया। लक्ष्मी हमारी बहू है। बेटे के चले जाने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। लक्ष्मी यहीं रहेगी हमारे साथ। पति के दृढ़ स्वर सुनते ही कमला चौंकी। समधी समधन के सामने खुद को अपमानित महसूस किया, लेकिन बोली कुछ नहीं, कोई विरोध भी नहीं किया। लेकिन यह अपमान उसके मन में फांस की तरह चुभ गया। और इन सब से बेखबर लक्ष्मी घर के कोने में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। एक पल को मन होता किसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर छुटकारा पा ले, लेकिन दूसरे ही पल अपने उदर में पल रहे दूसरे जीवन का ख्याल आ जाता। वह भी सुरेश की अंतिम निशानी। अभागा सुरेश तो इस खुशखबरी को सुन भी ना पाया। लक्ष्मी का चेहरा आंसुओं से तर हो गया। किस दोहराए पर छोड़ दिया तुमने मुझे? न मैं जी सकती हूँ और ना ही मर सकती हूँ। भाभी आपके माता पिता बुला रहे हैं। पास जाकर रेनू ने इतना कहा और वह चल दी। इधर कुछ दिनों से रेनू के व्यवहार में भी अजीब परिवर्तन देख रही थी लक्ष्मी। हर समय उसके आसपास मंडराने वाली रेनू अब उसके पास भी नहीं फटकती। उसकी बातों का रूखापन लक्ष्मी के अंतर्मन को कचोट देता। क्या रेनू भी सास जी की तरह उसे ही सुरेश की मृत्यु का जिम्मेदार समझती है? लक्ष्मी बाहर आई तो माता पिता वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। माँ को गले लगाकर एक बार फिर लक्ष्मी की आंखें नम हो गई। चैतराम जी ने लक्ष्मी को जाने से तो रोक लिया था, लेकिन कमला के मन में क्या चल रहा था यह तो बस वही जानती थी। सुरेश की मृत्यु के कुछ समय बाद तक तो घर में लोगों का आना जाना लगा रहा, जिनसे कुछ की संवेदनाएं नवविवाहिता लक्ष्मी के साथ अधिक थी, तो कुछ लक्ष्मी के साथ हुए सुरेश के रिश्ते को ही इसका कारण बताने से नहीं चुके थे। ऐसे समय में कमला लक्ष्मी के विरुद्ध और अधिक मुखर हो उठती थी।